हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वीडियो लेक्चर सीरीज ऑन प्रोबेबिलिटीज। दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि प्रोबेबिलिटी का एक्चुअल मतलब क्या होता है, रियल लाइफ एप्लीकेशंस क्या है और प्रोबेबिलिटी के डेफिनेशन को भी हमने देखा। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ प्रोबेबिलिटीज के बेसिक लॉ। जैसे अगर मेरे पास मल्टीपल इवेंट्स हो और उसे मैं कंबाइन करूँ थ्रू यूनियन इंटरसेक्शन, तो जो फॉर्मूला बनेगी वो किस तरह की फॉर्मूला होगी, उनके हम डेरिवेशंस देखने वाले हैं। और आने वाली वीडियोस पे दोस्तों हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज, बेस लॉ, ये सब देखेंगे। तो आइए समझते हैं कुछ बेसिक्स लॉस ऑफ प्रोबेबिलिटीज, जिसको हम बार बार इस पूरे चैप्टर में अप्लाई करेंगे। दोस्तों जो सबसे फर्स्ट लॉ हम देखने वाले हैं वो बेस्ड है प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन ऑफ टू इवेंट्स, जो कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन ऑफ इवेंट ए एंड बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब ये फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ, पहले हम लोग ये समझ लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इस फॉर्मूले को कब अप्लाई करना है, मतलब कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे कि गिवन क्वेश्चन यूनियन के कंसेप्ट पे बेस्ड है। इसके लिए मैं यहाँ पर वेन डायग्राम ड्रॉ करूंगा। तो रेक्टेंगल में आपको जो दिख रहा है ये रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिवर्सल सेट। इसे आप कुछ इस तरह समझ सकते हैं कि किसी भी जो इवेंट के ऑल पॉसिबल आउटकम्स होंगे यानी सैंपल स्पेस, उसे रिप्रेजेंट कर रहा है ये रेक्टेंगुलर बॉक्स। इसके अंदर मैं दो इवेंट्स ड्रॉ करूंगा सर्कल में, इवेंट ए एंड इवेंट बी। तो दोस्तों इसे मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। मान लीजिए मेरे पास इवेंट ए है जिसके अंदर नंबर्स हैं 1 2 3 4, और मेरे पास इवेंट बी है जिसके अंदर नंबर्स हैं 3 4 9 11। ठीक है। जब मैं आपसे पूछूं व्हाट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, तो इसका आंसर आप कैसे निकालेंगे? यहाँ पर दोस्तों ए यूनियन बी का मतलब होता है दोनों को कंबाइन करना। लेकिन जब यह इसके भी पहले मैं आपको ये पूछना चाहूंगा कि ए यूनियन बी ये सेट क्या होगा। तो दोस्तों जब भी हम लोग सेट की बात करते हैं तो सेट में कभी भी एलिमेंट्स रिपीट नहीं होते। तो ए यूनियन बी मतलब दोनों को कंबाइन करना। ठीक है। इसके ए यूनियन बी के बहुत सारे मतलब हैं, जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे वैसे वैसे मैं आपको समझाते जाऊंगा। फिलहाल इस लेवल पे ऐसा समझिए, ए यूनियन बी मतलब ए और बी को कंबाइन करके एक नया सेट बनाना। तो दोस्तों ए और बी को कंबाइन करके एक नया सेट बनाएंगे, लेकिन सेट की प्रॉपर्टी क्या है कि एलिमेंट्स रिपीट नहीं होने चाहिए। तो दोनों को कंबाइन करना है, तो पहले मैं क्या करूंगा, ए के सारे एलिमेंट्स लिख लूंगा। ऑब्वियसली कंबाइन हो रहे तो ए के सारे एलिमेंट आएंगे, तो 1 2 3 4 मैंने लिख लिया। अब दोस्तों बी के एलिमेंट्स कॉपी करने हैं, लेकिन दोस्तों आप देखेंगे ये 3 और 4 जो यहाँ पर थे यहाँ पर भी है, इसलिए इसे हम फिर से नहीं लिखेंगे बिकॉज सेट में कभी भी एलिमेंट रिपीट नहीं होते हैं। और उसके बाद जो बचे 9 और 11 ये मैं लिख दूंगा। तो दोस्तों ये है ए यूनियन बी का सेट। तो अगर मैं आपसे पूछूं हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन ए यूनियन बी, तो इसका आंसर क्या होगा? यहाँ पर दोस्तों इस केस में 3 + 3 6 है। लेकिन इसकी फॉर्मूला कैसे बनी? तो फॉर्मूला दोस्तों देखिए बहुत आसान है। पहले आपने क्या किया, ये सारा का सारा एलिमेंट्स कॉपी कर लिया है ना, मतलब जितने एलिमेंट्स ए में थे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, वो कॉपी कर लिए। फिर आपने बी के एलिमेंट्स कॉपी किए, लेकिन उन्हें छोड़ दिया जो ऑलरेडी ए में प्रेजेंट थे। यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कॉपी करना है, लेकिन उन्हें छोड़ देना है। छोड़ देना मतलब सब्ट्रैक्ट, जो ए में भी है, यानी ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उन्हें बी को कॉपी करते समय नहीं लिखना है। यानी बी से सब्ट्रैक्ट करना है क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए एंड बी। तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन। ठीक है। जैसे 3 और 4 यहाँ कॉमन है ना, तो दोस्तों नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना आएगा? 2 एलिमेंट्स आर कॉमन। तो ये 4 थे टोटल बी में, तो नंबर ऑफ बी यहाँ पर टोटल दोस्तों है 4, लेकिन जब हमने कॉपी किया तो सिर्फ 2 किया। क्यों? क्योंकि ये 2 को छोड़ दिया। यानी नंबर ऑफ बी में 4 है और इंटरसेक्शन कितना है? 2। तो 4 - 2 कितना हुआ? 2। तो आपने सिर्फ 2 एलिमेंट्स कॉपी किया। समझिए कितना आसान है। तो ये है बेसिक सा फॉर्मूला नंबर ऑफ ए यूनियन बी का। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ऐसा अज्यूम करेंगे कि जो सैंपल स्पेस है, मतलब ऑल पॉसिबल आउटकम्स में जो टोटल काउंट है, वो हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं एन ऑफ एस से। किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? एन ऑफ एस से। मतलब ये जो सैंपल स्पेस है, मान लिया इसमें एन ऑफ एस एलिमेंट्स हैं, तो मैं बोथ साइड एन ऑफ एस से डिवाइड करूंगा, यानी एल एच एस और आर एच एस दोनों तरफ एन ऑफ एस से हम डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर मैं बोथ साइड एन ऑफ एस से डिवाइड करूं, तो इसके बाद ये जो आपको दिख रहा है ये क्या कहलाएगा? दिस इज, अगर आपको याद हो डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। क्योंकि दोस्तों प्रोबेबिलिटी की बेसिक फॉर्मूला क्या है, अगर आपको याद हो कि किसी भी इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी क्या होता है, उस इवेंट में कितने नंबर ऑफ पॉइंट, सैंपल पॉइंट्स हैं, डिवाइडेड बाय टोटल सैंपल स्पेस में कितने सैंपल पॉइंट्स हैं। राइट। यहाँ पर दोस्तों नंबर ऑफ ए यूनियन बी मतलब ए यूनियन बी जो इवेंट है उसमें कितने सैंपल पॉइंट्स है उसका काउंट, डिवाइड बाय एन ऑफ एस, यानी पूरे सैंपल स्पेस में कितना सैंपल पॉइंट है। तो ये क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। दिस इज इक्वल टू, ये क्या होगा? दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस ये क्या होगा? दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, देन माइनस दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ
A इंटरसेक्शन B। ठीक है, तो ये रहा सिंपल सा प्रूफ इस फॉर्मूले का। आगे मैं आपको बताऊंगा इसे अप्लाई कैसे करना है। तो ये दोस्तों कुछ करोलरीज देख लेते हैं जो इस फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है। तो सबसे पहला जो करोलरी है वो बेस है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट पे। तो दोस्तों दो इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तब होंगे जब वो दोनों के बीच में कोई भी सैंपल पॉइंट कॉमन नहीं होंगे, यानी A इंटरसेक्शन B ये जीरो होगा। मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B ये होगा जीरो, यानी ये जो इंटरसेक्टिंग दिख रहा है ना आपको, ये नहीं दिखेगा। मतलब दोनों अलग अलग ऐसे दिखेंगे, समझ गए, दोनों ओवरलैप नहीं करेंगे। तो उन्हें हम कहेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। दोस्तों उस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी जीरो हो जाएगा, बिकॉज एन ऑफ ए इंटरसेक्शन भी जीरो है। तो ये जीरो हो जाएगा, बचेगा क्या, ये बस, है ना। तो यही है सबसे पहला कोरोलरी कि इफ टू इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव देन व्हाट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। एक और चीज समझ लीजिए दोस्तों, इस केस में क्या हो रहा है कि जब हम लोग ए यूनियन बी फाइंड कर रहे हैं तो हो सकता है वो सैंपल स्पेस के इक्वल ना हो सकता है सैंपल स्पेस में ज्यादा एलिमेंट्स हो और ए और बी में कम एलिमेंट्स हो, समझ रहे हैं। तो ए यूनियन बी करने पे अगर आपको सपोज ऐसा केस है, ए यूनियन बी करने पे आपको सैंपल स्पेस मिल जाता है। एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। मान लीजिए थ्रोइंग ऑफ अ डाइस में सैंपल स्पेस है 1 2 3, यही होगा ना, 1 2 3 4 5 6, राइट। और हमारे पास एक इवेंट है गेटिंग होल स्क्वायर ऑफ 2। ठीक है, 2 का मतलब ऐसे नंबर जो 2 के पावर्स हो, जैसे 2 4। ठीक है, इवेंट बी रिप्रेजेंट कर रहा है इवन नंबर, तो इसमें क्या क्या आएगा 2 4 6। तो दोस्तों अगर आप दोनों को कंबाइन करोगे, ए यूनियन बी करोगे, तो क्या वो एस के इक्वल होगा, नहीं, क्योंकि दोनों को कंबाइन करोगे तो आपको 2 4 6 ही मिलेगा, क्योंकि ए यहाँ पर सबसेट है बी का। लेकिन दोस्तों अगर इसी को मैं क्वेश्चन को मैं चेंज कर दूं, ए सपोज सेट रिप्रेजेंट कर रहा है ऑल ऑड नंबर्स, तो ऑड नंबर्स क्या क्या है यहाँ पे 1 3 5, राइट। तो अब दोनों को कंबाइन करो, तो इस केस में ए यूनियन बी किसके इक्वल होगा, एस के इक्वल होगा, राइट। दोनों को कंबाइन करोगे तो सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे 1 3 5 2 4 6, तो टोटल 6 एलिमेंट्स आ गए जो एस में है। तो अगर आपके पास ऐसा कोई केस है जिसमें ए यूनियन बी एस के इक्वल है, तो अब आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है, ए यूनियन बी इज नंबर ऑफ ए यूनियन बी डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस, है ना। नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन ए यूनियन बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन सैंपल स्पेस। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि अगर ऐसा केस है कि ए यूनियन बी इक्वल्स टू एस है, तो ऐसे केस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी किसके इक्वल हो जाएगा, एन ऑफ एस से। तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, कट होकर आंसर क्या आएगा 1। ठीक है, तो इसलिए इफ टू इवेंट्स आर म्यूचुअली एग्जॉस्टिव, एग्जॉस्टिव का मतलब क्या होता है कि दोनों का यूनियन करोगे तो आपको सैंपल स्पेस मिलेगा। तो ऐसे केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होगा 1, और प्लस अगर वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो जाए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू 1 होगा, और इनडायरेक्टली ये एक्सप्रेशन इक्वल्स टू 1 होगा, क्योंकि दोनों इक्वल है। तो इसलिए दोस्तों हम लोग ऐसा कह सकते हैं, अगर हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव को कंबाइन करें, तो इफ टू इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब दोनों में इंटरसेक्शन नहीं है, एंड ए यूनियन बी इक्वल्स टू एस मतलब दोनों को यूनियन कर रहे हो तो एस मिल रहा है, तो ऐसे केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होगा 1, और क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है इसलिए ये एक्सप्रेशन जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी के इक्वल है वो भी 1 हो जाएगा, समझ गए। इवन अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं भी होता था दोस्तों, तो अगर सिर्फ इतना दिया है ए यूनियन बी इक्वल्स टू एस, तो इतना फिक्स था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू 1 होगा। म्यूचुअल एक्सक्लूजन की वजह से क्या हो गया कि ये एक्सप्रेशन इक्वल्स टू 1 हो गया, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी के इक्वल है, समझ गए। तो बहुत ही आसान है। वैसे दोस्तों अगर हम लोग बात करें कि अगर सपोज मैं एक फॉर्मूला लिखूं प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स यूनियन वाई की, तो क्या फॉर्मूला बनेगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई, राइट। अब यहाँ पर एक्स और वाई क्या है, इवेंट्स। तो सपोज मैं एक्स की वैल्यू पुट करता हूँ ए, और वाई एक ऐसा इवेंट है जो बी यूनियन सी मतलब बी और यू सी को कंबाइन करोगे तो आपको वाई मिलता है, ठीक है। तो ये दोनों चीजें हम लोग यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन y की जगह b यूनियन c इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ जहाँ जहाँ x है वहाँ a, जहाँ जहाँ y है वहाँ b यूनियन c। तो हमें मिलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ a प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ b यूनियन c माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b यूनियन c, ठीक है। तो ये दोस्तों हमारा नेक्स्ट कोरोलरी है 3 वेरिएबल के लिए, जो आपको यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ। क्लियरली देख सकते हैं ये फॉर्मूला जो भी मैंने आपको डिराइव करके बताया, समझ गए। अब इसे और हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कैसे, जरा इसे देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, इसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से सॉल्व कर सकते हैं। सेट थ्योरी में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आपने सीखा रहेगा। ए इंटरसेक्शन को बी के साथ करेंगे कंबाइन, और ए इंटरसेक्शन को सी के साथ कंबाइन करेंगे, बीच में यूनियन साइन रहेगा, यानी ए इंटरसेक्शन बी देन ये यूनियन साइन, फिर
A इंटरसेक्शन C, दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब दोस्तों अब मान लेंगे हम लोग सपोज ये जो है ये P है और ये जो है ये Q है, ठीक है। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं P या P और Q नाम देने से अच्छा कुछ और नाम देता हूँ, R और S देता हूँ, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ R यूनियन S। सो यहाँ पर देखिएगा, अब ये वैल्यू मैं इसमें सब्स्टिट्यूट करूंगा, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है P ऑफ A, राइट। दोस्तों प्रोबेबिलिटी ऑफ B यूनियन C क्या होगा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ B प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ C माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन C माइनस, अब देखिए इसकी जगह हमें ये मिला, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ R यूनियन S इस फॉर्मूले से निकालेंगे, क्या मिलेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ R देन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ S माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ R इंटरसेक्शन S। तो दोस्तों R क्या था एक्चुअली में, A इंटरसेक्शन B, तो यहाँ पर R की जगह लिख देंगे हम लोग A, जस्ट वेट, A इंटरसेक्शन B, ओके। और S हमारा क्या था, A इंटरसेक्शन C, यहाँ पर S की जगह हम लोग लिख देंगे A इंटरसेक्शन C, समझ गए। अब उसके बाद R और S को का इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखेंगे R हमारे पास है A इंटरसेक्शन B और S हमारे पास है A इंटरसेक्शन C, तो दोनों को इंटरसेक्ट करो क्या आएगा, देयरफॉर R इंटरसेक्शन S इक्वल्स टू, R की वैल्यू है A इंटरसेक्शन B, है ना, R की वैल्यू पुट की, फिर इंटरसेक्शन का साइन, फिर S की वैल्यू है A इंटरसेक्शन C, ठीक है। तो यहाँ पर A दोस्तों 2 बार आ रहा है तो उसे एक ही बार लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि A इंटरसेक्शन A क्या होगा, A होगा, राइट। तो इसलिए ये सारा एक साथ क्या आ जाएगा, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, तो इसलिए यहाँ पर मैं R इंटरसेक्शन S की जगह लिख सकता हूँ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, समझ गए। अब दोस्तों ये माइनस साइन अंदर लेकर आऊँ मैं अगर, तो यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, तो दे माइनस ये प्लस, ठीक है। तो ये रहेगा फाइनल एक्सप्रेशन फॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B यूनियन C। तो इसका यूज भी हम लोग बहुत बार करेंगे और शॉर्टकट भी है, अगर 3 वेरिएबल से भी ज़्यादा हुआ तो उसका भी शॉर्टकट है, आगे मैं बताऊंगा आपको। फिलहाल मुझे लग रहा है आपको यूनियन लॉ समझा, तो आइए दोस्तों कुछ और लॉस देखते हैं प्रोबेबिलिटी के। सो नेक्स्ट जो लॉ है दोस्तों वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ A बार इंटरसेक्शन B। तो A बार का मतलब होता है A को छोड़कर, A नहीं चाहिए ऐसा पढ़ सकते हैं, तो A को एक्सक्लूड करो मतलब A को निकाल दो, इंटरसेक्शन B। तो आप कभी भी ऐसा प्रोबेबिलिटी का एक्सप्रेशन फाइंड करने के लिए कुछ भी फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, पूरे वेन डायग्राम को देखना है। दोस्तों A बार का मतलब होता है वो, सॉरी एक ही बार, A बार का मतलब होता है वो एरिया जिसमें A नहीं है, A बार का मतलब वो एरिया जिसमें A नहीं है। तो हमारे पास ये जो सर्कल है ये है A, तो A बार क्या होगा, पूरी जो बाहर की एरिया है वो प्लस B वाली जिसमें A नहीं है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये पूरे बाहर के एरिया में A नहीं है, प्लस इतना सा जो रीजन है बस, हाँ ये इंटरसेक्शन छोड़कर, हाँ ये प्योर B है, इसमें A नहीं है, लेकिन जो इंटरसेक्शन वाला पॉइंट है इसमें A और B दोनों है, तो यहाँ पर हमें नहीं आएंगे। तो A बार का मतलब क्या होता है, वो रीजन जिसमें A बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो वो क्या होगा, ये जो मैंने आपको दिखाया येलो कलर में, इतना पार्ट और बाहर का पार्ट, ठीक है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्या है, देखिए नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट है B। तो B तो दोस्तों ये पूरा येलो कलर में जो है वो है ना। तो अब आपसे बोला गया है, तो मैं इसको एक काम करता हूँ ना, एक डायग्राम अलग से ड्रॉ कर लेता हूँ। देखिएगा यहाँ पर मैं एक सेट बनाता हूँ जिसके अंदर 2 सर्कल बनाते हैं। तो कभी भी आपको फॉर्मूला निकालना हो ना, तो आप बहुत ही सिंपल सा मेथड है कि आप वेन डायग्राम बनाइए, तुरंत फॉर्मूला आ जाएगा। तो दोस्तों हमारे पास जो A बार है वो कौन सी एरिया है, ये सेट A है और ये B है, हाँ। तो बाहर की एरिया प्लस B की वो एरिया जिसमें A नहीं है, तो ये पूरी बाहर की एरिया है A बार, ठीक है, प्लस ये वाला एरिया, राइट। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है B क्या है, पूरा ये पूरा B है, राइट। तो अब आपको दोनों के अंदर इंटरसेक्शन फाइंड करना है। सो दोस्तों दोनों में इंटरसेक्शन क्या होगा बता सकते हो, अगर आप देखोगे ये येलो कलर का जो मैंने बनाया और ये पूरा जो बनाया, दोनों में इंटरसेक्शन ये पॉइंट है, बस इतना चीज इस डायग्राम में और इस डायग्राम में कॉमन है। तो इसलिए दोनों का अगर इंटरसेक्शन करेंगे तो हमें सिर्फ क्या मिलेगा, हमें सिर्फ मिलेगा अंदर वाला पॉइंट, मतलब ये जो दिख रहा है ना ये। तो इसे मैं अच्छे से कर देता हूँ ड्रॉ, सो ऐसा कुछ। तो क्या दोस्तों आप बता सकते हैं इसकी फॉर्मूला क्या होगी। तो दोस्तों ये वो पार्ट है
जिसके अंदर बी टोटल है सिर्फ इंटरसेक्शन छोड़कर, है ना। तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूँ कि नंबर ऑफ पॉइंट्स इन ए बार इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ पॉइंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ पॉइंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। नहीं समझे? देखिए बहुत ही आसान है, सॉरी, चलिए मैं फिर से एक बार ड्रॉ करके बता देता हूँ। अभी इंटरसेक्ट करने के बाद दोस्तों जो हमें डायग्राम मिला कुछ इस तरह का था कि ए और बी थे हमारे पास, और जो डायग्राम ए बार इंटरसेक्शन बी के करस्पॉन्ड है वो ये पार्ट था, है ना। जिसे अगर आप देखेंगे तो आसानी से बता सकते हैं कि ये जो पार्ट हमें चाहिए एक्चुअली में बी में से हमें क्या सब्ट्रैक्ट करने पे मिलेगा, ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट, राइट। वही तो मैंने लिखा यहाँ पर। अब दोनों तरफ दोस्तों एन ऑफ एस से अगर मैं डिवाइड कर दूं, यहाँ पर भी एन ऑफ एस है, यहाँ पर भी एन ऑफ एस है, तो यही हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। समझ गए? और यही यहाँ पर दिया है। सिमिलरली दोस्तों नेक्स्ट लॉ देखते हैं जो इसी के सिमिलर है कि अगर मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बार चाहिए तो इसमें थोड़ा सा रिवर्स हो जाएगा। मतलब अभी देखो फिर से आपको वेन डायग्राम बनाना है और जो बोला गया है उसका पहले आपको रीजन फाइंड करना है। तो दो सर्कल यहाँ पे मैं बना देता हूँ। सो देखिए कितना आसान है। ए मतलब पूरा ए, ये जो ए दिख रहा है ये बी है। ए मतलब ये अलग कलर से मैं ड्रॉ करता हूँ, ये पूरा क्या है, ए है, राइट। अब बी बार मतलब बी को छोड़ के बाकी सब, मतलब ये इतना रीजन मतलब जहां जहां बी नहीं है वहां इंटरसेक्शन क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि इसमें बी है, इंटरसेक्शन में बी है ना, तो वो नहीं लेना है। बी बार मतलब जहां जहां बी नहीं है वो सब, तो बाहर वाला रीजन भी आ जाएगा। देखिए 11th-12th में आपने सीखा रहेगा हाउ टू ड्रॉ वेन डायग्राम फॉर अ पर्टिकुलर सेट। तो ये दोस्तों बाहर का पॉइंट हो गया और ये हो गया ए। तो दोस्तों ए और बी बार दोनों में इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या है, दोनों में दोस्तों इंटरसेक्टिंग है ये रीजन जो भी मैं आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूं, ये वाला, सॉरी यहां पर ये जो हमारे पास रीजन है, राइट, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इस रीजन में दोस्तों ए तो है लेकिन बी नहीं है, ऐसा पढ़ सकते हो आप। ए एंड बी बार, ए है एंड बी नहीं है, मतलब ये वाला रीजन। समझ गए? तो अब इसे कैसे हम लोग क्या फॉर्मूला के तौर पे बनाएंगे, तो बड़ा ही आसान है। इसकी भी सेम फॉर्मूला होगी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, है ना। अगर ये वाइट वाला रीजन चाहिए तो क्या करना होगा, एन ऑफ ए में से क्या सब्ट्रैक्ट करना होगा, इंटरसेक्शन माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। समझ गए? तो जो नंबर मतलब काउंट में रिलेशन रहेगा वही रिलेशन प्रोबेबिलिटी में रहेगा, बिकॉज एन ऑफ एस से डिवाइड कर दोगे तो प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी, जैसा भी थोड़ी देर पहले बताया था। तो इसलिए दोस्तों प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बार क्या रहेगा, पी ऑफ ए माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। समझिए कितना आसान है। तो वेन डायग्राम ड्रॉ करके आप फटाफट फॉर्मूला लिख सकते हो। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्या लॉ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। इसे प्रूव करना बहुत ही आसान है। अब दोस्तों जैसे अब मेरे पास कोई सपोज एक ही सेट है, ये वाला डायग्राम भूल जाइए। मान लीजिए मेरे पास सिर्फ एक इवेंट की बात चालू है और एक इवेंट है हमारे पास, ठीक है। सो अब दोस्तों समझो ये ए है और बाहर वाला पूरा रीजन क्या रहेगा, ए बार। तो मैं क्या ऐसे कह सकता हूँ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए बार, दोनों को कंबाइन करूँ तो मुझे मिलेगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस, यानी सैंपल स्पेस, राइट ना। तो अगर दोनों तरफ एन ऑफ एस से डिवाइड कर दें तो यहाँ पर दोस्तों ये भी एन ऑफ एस से डिवाइड हो जाएगा, तो क्या मिलेगा हमें, ये 1, राइट। तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इक्वल्स टू 1। सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। समझ गए? यही तो यहाँ पर दिया है। लेकिन दोस्तों आप देखेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार है 1 माइनस, मतलब 1 से कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार जो है 1 से छोटा रहेगा, राइट। वैसे दोस्तों प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की फॉर्मूला बनाएंगे, मतलब इसको लेफ्ट हैंड साइड लेकर आओ, इसको राइट हैंड साइड लेकर जाओ, तो आपको मिलेगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार दोनों 1 से छोटा रहेगा, राइट ना, क्योंकि दोनों की फॉर्मूला में 1 माइनस है, मतलब इसका आंसर 1 से छोटा ही रहेगा। इसलिए हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ए इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 1। ठीक है, अगर ये 0 हो गया तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार 1 हो जाएगा, राइट। इसलिए या इसी तरह से पी ऑफ ए को इस तरफ लेकर आओगे, पी ऑफ ए इक्वल्स टू 1 माइनस पी ऑफ ए बार, तो अगर ये 0 हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1 हो जाएगा। मतलब इनडायरेक्टली आप किसी भी इवेंट की बात करो, ये ए जो है वो कुछ भी हो सकता है, ए बार, बी इंटरसेक्शन सी, एनीथिंग, कोई भी एक्सप्रेशन हो सकता है ए, उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 1
से छोटी या 1 के इक्वल होगी। तो दोस्तों ये थे बेसिक लॉस ऑफ प्रोबेबिलिटी। आइए मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दिखाता हूँ जो इन लॉस के ऊपर हम लोग कर सकते हैं। वैसे तो दोस्तों बहुत सारे फॉर्मूले हैं, लेकिन मैंने आपको कुछ बेसिक्स बताए। फॉर्मूला हम लोग सेट थ्योरी के हिसाब से डिराइव कर लेंगे। जो भी मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट बताया कैसे वेन डायग्राम ड्रॉ करके फॉर्मूला बनाना है, वैसे ही किसी भी सिनेरियो में जो भी एक्सप्रेशन दिया है उसका फॉर्मूला बना सकते हैं। क्वेश्चन के साथ हम ये चीज सीखेंगे। सो आइए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। सो यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें दिया गया है 3 horses ABC आर इन रेस, A is twice as likely to win as B। मतलब जो हॉर्स A है उसकी प्रोबेबिलिटी विन होने की ट्वाइस है एज कम्पेयर टू हॉर्स B। समझ गए। और यहाँ पर दोस्तों हर एक की विन होने की प्रोबेबिलिटी जो होगी हॉर्सेस की वो इंडिपेंडेंट होगी, क्योंकि किसी का किसी से लेना देना नहीं है। समझ गए। ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। तो यहाँ पर आपसे क्या कहा जा रहा है, B इज ट्वाइस एज लाइकली टू विन एज C। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ऑफ B क्या है, ट्वाइस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ऑफ C। What are the probabilities of their winning? मतलब इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ A, प्रोबेबिलिटी ऑफ B एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ C। दोस्तों पूरे के पूरे इवेंट्स में A B C ये तीन ही लोग इन्वॉल्व है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि A यूनियन B यूनियन C। समझ रहे हो, ये पूरा सैंपल स्पेस कंस्ट्रक्ट करेंगे। और क्योंकि तीनों की तीनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो जैसा कि हमने देखा था, अगर आपको इतना ध्यान रखना है कि अगर हमारे पास n नंबर ऑफ इवेंट्स हैं और सारे इवेंट्स मिला के सैंपल स्पेस बनाते हैं, तो उस केस में हम लोग लिख सकते हैं जैसे यहाँ पर 3 इवेंट्स हैं A B C, इन्हीं से पूरा ये जो भी यहाँ पर आपको सिनेरियो दिख रहा है इसमें सिर्फ ये 3 लोग इन्वॉल्व हैं। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि A के विन होने की जो भी प्रोबेबिलिटी होगी, B के विन होने की जो भी प्रोबेबिलिटी होगी और C के विन होने की जो भी प्रोबेबिलिटी होगी वो इक्वल्स टू होगा 1। समझ गए। ऑल 3 इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और तीनों की तीनों सैंपल स्पेस बना रहे हैं। इसके पहले मैंने आपको बताया था कि अगर A यूनियन B इक्वल्स टू S हो और A और B म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो, ऑब्वियसली ना A B C में कुछ कॉमन है क्या, नहीं, तीनों अलग अलग घोड़े हैं, तो उनको आपस में विन होने में डिपेंडेंसी कुछ रहेगी नहीं, इसलिए इंटरसेक्शन कुछ नहीं रहेगा। दोस्तों मैंने आपको बताया था अगर A यूनियन B S हो यानी पूरा का पूरा सैंपल स्पेस हो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B क्या होता है, 1 होता है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B का एक और एक्सप्रेशन बन जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B, है ना, अगर म्यूचुअली एक्सक्लूजन म्यूचुअल एक्सक्लूजन है तो, क्योंकि उस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B 0 हो जाता है। जैसा कि आप सबको पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। तो अगर म्यूचुअल एक्सक्लूजन है, यहाँ पर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है, तो ये 0 हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B किसके इक्वल होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B। और क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B 1 है, बिकॉज A यूनियन B सैंपल स्पेस कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। जैसे इस केस में दोस्तों A B C ये तीन ही है पूरे सैंपल स्पेस में, राइट। तो ऐसे केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B ये प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B के इक्वल हो जाएगा, समझे। और जो किसके इक्वल है, 1 के। हमारे केस में दोस्तों 3 है, तो ऐसे 3 आ जाएंगे बस, बाकी कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B यूनियन C का जो फॉर्मूला था ना वो लगाना है, उसमें जितने भी इंटरसेक्टिंग वाले एक्सप्रेशन थे उन्हें 0 पुट कर दो, आपको यही मिलेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ C इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B यूनियन C विच इज इक्वल टू 1। समझ गए। तो यहाँ पर अब हमें दिया गया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ जो यहाँ पर दोस्तों अगर आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे तो एक दूसरे को रिलेट किया गया, प्रोबेबिलिटी को क्या बोला गया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ जो B है वो ट्वाइस है एज लाइकली टू विन एज C, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ B की जगह हम लोग लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ C। समझ गए। देन यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ C और प्रोबेबिलिटी ऑफ A क्या लिखा गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज ट्वाइस एज लाइकली टू विन एज B। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ A जो है वो ट्वाइस है प्रोबेबिलिटी ऑफ B, लेकिन दोस्तों प्रोबेबिलिटी ऑफ B जो है वो खुद ट्वाइस है प्रोबेबिलिटी ऑफ C के। तो फिर से हम B की जगह क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ B की जगह क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ C। समझ गए। तो अब यहाँ पर दिस इज इक्वल टू 1 कर देते हैं, 2 इंटू 2 4 प्लस 2 6 प्लस 1 7, तो 7 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ C इक्वल्स टू 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ C दोस्तों यहाँ पर मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ऑफ C इक्वल्स टू 1/7। प्रोबेबिलिटी ऑफ B क्या होगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ B इज ट्वाइस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ C, तो वो होगा 2/7। और प्रोबेबिलिटी ऑफ A क्या होगा, ट्वाइस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज ट्वाइस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ B, यानी 2/7 का ट्वाइस करोगे तो क्या मिलेगा, 4/7। समझ गए। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था ये। आइए दोस्तों मैं आपको अब कुछ और क्वेश्चन दिखाता हूँ जिसमें हमें यूनियन का कंसेप्ट यूज करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा यहाँ पर, जिसमें हमें पूछा गया है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ कार्ड ड्रॉन विल बी अ ब्लैक और पिक्चर। तो यहाँ पे बेसिकली ताश के पत्तों का बात चालू है। जो गेम कार्ड प्ले कार्ड हम लोग खेलते हैं उसमें 52 कार्ड्स होते हैं, जो यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए ये दोस्तों टोटल 52 कार्ड्स है, आपने बचपन में भी देखा होगा। सो यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन है उस पर बेसिकली क्या होता है
26 ब्लैक कार्ड होते हैं, जो आपको यहाँ पर मैं एक ये टॉप पे और यहाँ दिखा रहा हूँ, और 26 रेड कार्ड्स होते हैं। और दोस्तों जैक, क्वीन एंड किंग, ये हर एक 13 में, मतलब हर एक 13 जो पेयर है और उसमें 3 जो कार्ड हैं जैक, क्वीन और किंग का, उन्हें हम पिक्चर कार्ड कहते हैं। तो टोटल पिक्चर कार्ड कितने हैं यहाँ पर? 12। समझ गए? ये 3, ये 3, ये 3, ये 3, टोटल 12 पिक्चर कार्ड होते हैं। और रेड कार्ड्स है 26 और ब्लैक कार्ड है 26। समझ गए? तो ये भी आपको क्लासिफिकेशन याद करना होगा। तो अभी देखिए हमसे क्या कहा जा रहा है यहाँ पर। तो अगर दोस्तों हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे ऑब्जर्व करें, तो यहाँ पर मैं डायग्राम को भी लेकर रफ कर देता हूँ। सी, कहा गया है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ कार्ड ड्रॉन विल बी ब्लैक और पिक्चर। ठीक है, मतलब यहाँ पर दोस्तों हमसे पूछा जा रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ, आपने एक कार्ड ड्रॉ किया, अब वो जो कार्ड ड्रॉ किया है वो या तो ब्लैक है या तो और है ना, और का मतलब होता है यूनियन। ठीक है, मैंने आपको बताया था यूनियन के क्या क्या मतलब है, मैं आगे आपको बताते जाऊंगा। तो और का मतलब या तो ये भी चलेगा या तो ये भी चलेगा, यूनियन का यही मतलब होता है। ठीक है, या तो दोनों भी चलेगा। तो यूनियन मतलब और दिखा, मतलब यूनियन, बी और यहाँ पर ब्लैक, बी फॉर ब्लैक और पिक्चर, तो उसे मैं पी लिख देता हूँ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैक और पिक्चर कार्ड इज इक्वल टू, फॉर्मूला लगेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ पी, तो याद रखिएगा जब भी और आया मतलब यूनियन। ठीक है, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन पी। तो दोस्तों अब यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होगा, मतलब अगर आपके पास 52 कार्ड्स है, उसमें से आप एक कार्ड ड्रॉ करते हो और वो कार्ड ब्लैक होता है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? नंबर ऑफ पॉइंट्स इन ब्लैक, मतलब आपका जो कार्ड है वो ब्लैक होगा, उसमें कितने सैंपल पॉइंट्स होंगे डिवाइडेड बाय टोटल सैंपल पॉइंट्स। तो ऐसा कुछ है, लेकिन आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल सा यहाँ पे आप लॉजिक लगा सकते हैं कि 52 कार्ड्स में से दोस्तों 26 कार्ड ब्लैक है, 26 कार्ड क्या है? रेड है, राइट ना। तो टोटल सैंपल स्पेस है 52 का। ठीक है, उसमें से आपको कितना चाहिए? 26, तो प्रोबेबिलिटी होगी 26/52। ठीक है, तो याद रखिएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालने के लिए आपको नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन बी देखना है। मतलब बी क्या है? ब्लैक कार्ड्स, 26 ब्लैक कार्ड्स है, और नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन टोटल सैंपल स्पेस कितने हैं? 52 टोटल कार्ड्स। देन वैसे दोस्तों हम लोग प्रोबेबिलिटी अगर पी की बात करें, मतलब पिक्चर कार्ड, तो पिक्चर कार्ड कितने? 12, और टोटल सैंपल स्पेस में कितने पॉइंट्स है? 52, मतलब टोटल कार्ड से 52। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पिक्चर कार्ड कितना होगा? 12/52 माइनस, अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन पी। तो दोस्तों इंटरसेक्शन को हम एंड पढ़ते हैं, तो मतलब इसको ऐसे पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक एंड पिक्चर, मतलब ऐसे कितने कार्ड रहेंगे जो ब्लैक भी है और पिक्चर भी है। समझ गए? तो दोस्तों आपको मैंने अभी बताया कि 52 जो कार्ड्स हैं उसमें से 26 ब्लैक है, 26 क्या है? रेड है। और इसमें दोस्तों देखिए 6 पिक्चर कार्ड रेड होंगे, 6 पिक्चर कार्ड ब्लैक होंगे। समझ गए? इसलिए ऐसे कार्ड्स जो ब्लैक भी है और एंड, इसका मतलब एंड होता है, एंड पिक्चर भी है, ऐसे टोटल 6 होंगे। समझ गए? तो एंड और में डिफरेंस समझो। और का मतलब होता है ये भी चलेगा या ये भी चलेगा या दोनों भी चलेगा, और एंड का मतलब क्या होता है? दोनों होना चाहिए, द ब्लैक भी होना चाहिए एंड पिक्चर भी होना चाहिए। तो ऐसे सिर्फ 6 कार्ड्स होंगे, 6 पिक्चर कार्ड जो ब्लैक है एंड पिक्चर भी है। ठीक है, तो 6 टोटल सिंबल पॉइंट्स कितने हैं दोस्तों? 52। ठीक है, तो ये रहेगा हमारा सिंपल सा फॉर्मूला। अब इसे फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। सो दिस इज इक्वल टू, देखो बेस सेम है दोनों का, तीनों का सॉरी, तो यहाँ पे बेस में 52 आएगा, 26, 12 माइनस 6 कितना होगा? 6। ठीक है, 26 प्लस 6 कितना होगा? 32। तो इसे आप कैंसिल भी कर सकते हैं, 32/50 यहाँ पर 2 है, तो डायरेक्टली आप देख रहे हैं ये कैंसिल होगा, और 4 से कैंसिल होगा आई थिंक, तो 4 8 जा, और यहाँ पर 13। ठीक है, तो आंसर आएगा 8/13। सो दिस इज फाइनल आंसर। आइए दोस्तों इसी के सिमिलर एक और क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों हमें दिया गया है कि 2 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दे विल बोथ रेड और बोथ पिक्चर। मतलब 52 कार्ड्स में से 2 कार्ड ड्रॉ किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि अगर हमारे पास 52 कार्ड्स हैं, ठीक है, उसमें से अगर मैं 2 कार्ड्स ड्रॉ करूँ तो जो सैंपल स्पेस बनेगा उसमें क्या क्या दिखेगा आपको? कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन दिखेंगे? पहली बात तो आपको जो सैंपल स्पेस में पॉइंट्स दिखने वाले हैं उसमें 2-2 कार्ड का पेयर होगा, राइट। जैसे एक समझो जैक है, दूसरा क्वीन है, ठीक है, ऐसा आपको 2-2 पेयर्स दिखेंगे। मुझे लग रहा है आप समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं तो मैं आपको फिर से डायग्राम की तरफ लेकर चलता हूँ। सी दिस डायग्राम। तो दोस्तों ये एक मिनट, सी यहाँ पर दोस्तों अगर आप देखेंगे ये टोटल 52 कार्ड्स है, राइट।
तो अगर इसमें से मैं 2 कार्ड्स ड्रॉ करता हूँ तो कितनी जोड़ियां बनेंगी, मतलब सैंपल स्पेस में कितने पॉइंट्स होंगे। तो दोस्तों बहुत सारी पॉसिबिलिटी है ना, जैसे आपने एक का चूज किया, फिर ये 2 चूज किया, या इसके साथ ये चूज किया, ऐसे बहुत सारे पेयरिंग पॉसिबल है। 2 कार्ड आप बहुत सारे तरीकों से चूज कर सकते हो, लेकिन हमें काउंट से मतलब है, क्या क्या दिखेगा उससे मतलब नहीं। काउंट क्या होगा, 50 सॉरी यहाँ पर दोस्तों हमारे पास 52 कार्ड्स है, 52 कार्ड्स है, उसमें से 2 चूज करने हैं, तो टोटल कॉम्बिनेशन जो बनेंगे वो होंगे 52C2। यही तो कॉम्बिनेशन का बेसिक है कि 52 में से अगर 2 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने हो तो कितने तरीके से सिलेक्शन पॉसिबल है। तो 52 कार्ड्स है, उसमें से 2 सिलेक्ट करना है, तो टोटल सिलेक्शन पॉसिबल है 52C2। समझ गए। तो ये है दोस्तों इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग, जिसमें फॉर्मूला वही रहने वाला है प्रोबेबिलिटी का कि नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन गिवन इवेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन सैंपल स्पेस, लेकिन कैलकुलेट करने का तरीका थोड़ा बदलते जाएगा, जिसके लिए आपको कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन का बेसिक पता होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर हमें दिया गया है 2 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम पैक ऑफ कार्ड, देयरफॉर नंबर ऑफ पॉइंट्स इन सैंपल स्पेस क्या होगा, 52 में से 2 कार्ड्स कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी 52C2। ठीक है। फाइंड अ प्रोबेबिलिटी दैट दे विल बी बोथ रेड, यानी फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी कि दोनों के दोनों कार्ड रेड है, और मतलब यूनियन दोनों के दोनों पिक्चर है। ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों दोनों के दोनों या तो पिक्चर है, या तो दोनों के दोनों क्या है, रेड है। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, दिस इज इक्वल टू, फॉर्मूला लगाएंगे, प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर रेड प्लस प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर पिक्चर कार्ड माइनस प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर पिक्चर एंड एज वेल एज रेड, मतलब रेड भी है एंड पिक्चर भी है। तो फॉर्मूला लगाया मैंने यूनियन का। अब यहाँ पर दोस्तों प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर रेड, इसकी क्या फॉर्मूला होगी, वही नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन आर डिवाइड बाय नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन सैंपल स्पेस। ठीक है। लेकिन अब आर में कितने सैंपल पॉइंट्स होंगे, ये कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों दोनों के दोनों कार्ड क्या होने चाहिए, रेड ना। आपको पता है 52 कार्ड्स में से 26 ब्लैक होते हैं, 26 रेड होते हैं, राइट। तो अब आपका जो 2 कार्ड ड्रॉ कर रहे हो, अगर वो 26 में से आए, ये 26 रेड में से आए, तो दोनों के दोनों क्या होंगे, रेड होंगे। इसलिए नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इवेंट आर में, इवेंट आर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दोनों कार्ड रेड है, तो आप कितने तरीके से 2 रेड कार्ड चूज कर सकते हैं। तो टोटल रेड कार्ड है 26, उसमें से चूज कितना करना है, 2। तो 26C2 क्या है, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन आर। समझ गए। देन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन सैंपल स्पेस कितना है, 52C2। समझे कितना आसान है। देन उसके बाद नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन पिक्चर, ये P क्या होगा, P क्या रिप्रेजेंट कर रहा है दोस्तों, दोनों के दोनों जो अपने पास सैंपल पॉइंट्स है, सॉरी दोनों के दोनों जो कार्ड है वो क्या है, पिक्चर कार्ड है। तो कितने तरीके से दोनों के दोनों कार्ड पिक्चर कार्ड सिलेक्ट कर सकते हैं। अब टोटल पिक्चर कार्ड कितने होते हैं, 12। ठीक है। अब 12 में से अगर दोनों के दोनों आप 12 में से अगर आप कोई 2 कार्ड सिलेक्ट करो तो वो दोनों के दोनों क्या होंगे, पिक्चर कार्ड होंगे। इसलिए नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन P, यानी बोथ कार्ड्स आर पिक्चर कार्ड, कितने होंगे, 12C2। समझ गए। मतलब 12 में से कोई 2 सिलेक्ट करना है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पॉइंट्स इन सैंपल स्पेस कितना होगा, 52C2, राइट। अब देखो यहाँ पर बात करते हैं कि दोनों के दोनों पिक्चर भी होने चाहिए एंड रेड भी होने चाहिए, मतलब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो दोस्तों आपके पास टोटल रेड कार्ड है 26, और उसमें से पिक्चर कितने हैं, उसमें से पिक्चर है 6। देखिए 6 ब्लैक पिक्चर होते हैं, 6 रेड पिक्चर होते हैं। तो जब मैं कह रहा हूँ कि दोनों के जो दोनों कार्ड है वो रेड भी होनी चाहिए, यानी पिक्चर भी होनी चाहिए, तो आप उन कार्ड्स की बात कर रहे हो जो रेड में बिलोंग करते हैं और पिक्चर भी है। तो ऐसे कार्ड दोस्तों सिर्फ 6 हैं। तो ये 6 में से कोई 2 आएंगे तो मैं कहूंगा कि वो दोनों कार्ड पिक्चर भी है और रेड भी है। तो इसलिए नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन P इंटरसेक्शन R कितना होगा, वो 6 पिक्चर कार्ड जो रेड भी है और पिक्चर भी है, उसमें से कोई 2 सिलेक्ट करो, तो कितने तरीके से कर सकते हैं, 6C2 तरीके से, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन S विच इज 52C2। समझ गए। तो ये है दोस्तों फाइनल एक्सप्रेशन। अब इसे सॉल्व कैसे करना है, आई थिंक आप सब परमुटेशन सॉल्व करना कॉम्बिनेशन सॉल्व करना जानते ही होंगे। यहाँ पर बेसिकली 26C2 इस तरह सॉल्व होगा, 26 × 25 डिवाइडेड बाय 2 है ना, तो 2 फैक्टोरियल यानी 2, फिर डिवाइडेड बाय देखिए अभी 52C2 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 एक ही बार लिख देते हैं, है ना। तो 52C2 क्या होता है, 52 × 51 डिवाइडेड बाय 2, देन प्लस 12C2 क्या होगा, 12 × 11 डिवाइडेड बाय 2, माइनस 6C2 होगा 6 × 5 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है। तो अब इसे आप सिंप्लीफाई कीजिए, यू विल गेट 203 डिवाइडेड बाय 663। ठीक है। तो इतना कैलकुलेशन आप खुद कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ बेसिक क्वेश्चंस जिसमें मैंने आपको बताया कि बेसिक प्रोबेबिलिटी कैसे सॉल्व किया जाता है। आइए मैं आपको और भी क्वेश्चंस कराऊंगा बाद में, पहले मैं पूरा थ्योरी पार्ट और कुछ बेसिक एग्जांपल लेके कवर कर लेता हूँ, फिर एडवांस लेवल के क्वेश्चंस भी देखेंगे। ठीक है। तो आइए नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं।